तो अगर सब पास हो गए लुलू के अलावा। हम्म, लुलू तो ऐसे जिसको रिश्तेदार था। तुम पूछ रहे हो ऐसे, मतलब फुल्ली। तारीफ तो मैं तुम्हारी भी बहुत करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी लुलू नहीं कहा। तो सिर्फ एल यू एल कहता हूँ, अगला यू नहीं लगाता। खलाई बच्चों, मैं भी फेल हूँ, प्लीज मुझे भी आज कहीं। ओके बच्चों, ये देखो। हमने ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर शुरू किया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है ना, इसके अंदर एक मेजर टॉपिक है, वो है वैक कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? इसका जब भी क्वेश्चन आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक ही सीआर है। क्या है? लॉन्ग फॉर्म जो सीआर है वो सिर्फ एक है, टू कैलकुलेट वैक। बाकी एक 4 नंबर का कैलकुलेशन वाला पार्ट है। उसके अलावा इंटायरली ये थ्योरेटिकल है। इंटायरली ये क्या है? इंटायरली क्या है? ये थ्योरेटिकल है। अब वैक कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको के, केडी, केपी, पूरा वीक लग गया हमें के, केडी और केपी कैलकुलेट करते हुए। और के हमने कैपम के थ्रू भी निकालना भी सीखा, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू भी निकालना सीखा। केडी निकालना सीखा, केपी निकालना सीखा। ऑल ओके? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। इवेंचुअली हमारा वैक क्या हो गया कंप्लीट। हमने केई को, केडी को और केपी को वेटेड एवरेज वैक के फॉर्मूले में पुट किया, और हमने अपना वैक निकाल लिया। और ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। लेकिन आपके लेवल पर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अलग है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? अलग है। ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल करने के लिए आए तो वो कहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा। वालेकुम सलाम। उसके बाद तो ये तो था कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब कल आप लोगों को जिस दिन से प्रैक्टिस क्लास शुरू हुआ होगी, उस दिन से रोज के 2 सीआर आप लोगों ने मेरी आंखों के सामने क्लास में बैठ के किया करने हैं। और उसके टोटल 12 सीआर है। कितने सीआर है? कितने? 12 सीआर है। तो 12 के 12 करने हैं। और याद रखना, इसके सीआर अगर किसी बच्चे ने किए हो तो उसको पता होगा, 2-3 करने के बाद अंदाजा हो जाता है। ये हर एक का तरीका क्या है? सेम। इस चैप्टर की खास बात क्या है? हर एक का तरीका क्या है? सेम। हाँ, कहीं की डिविडेंड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू पूछेगा, कहीं कैपम के थ्रू पूछेगा। केडी या तो कन्वर्टेबल आएगा या रिडीमेबल आएगा। क्लियर है? और दूसरा केडी या फ्लोटिंग रेट डेट आएगा या फिक्स रेट डेट आएगा। और केपी तो वैसे ही बहुत आसान है। क्लियर है बच्चों? वैक के फॉर्मूले में पुट करो, वैक निकल आएगा। इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं। हाँ, एक चीज मुश्किल है इसके अंदर, वो है एक्सेल। वैक का क्वेश्चन एक्सेल पे बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। तो इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर बच्चे के पास अपना लैपटॉप होना चाहिए परसों से, फ्राइडे वाले दिन से। जिस बच्चे के पास लैपटॉप ना हो वो मुझे बता दे, तो वो क्या नाम लेते होते हैं, वो फिर घर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आया करेगा। जिसके पास लैपटॉप यहाँ नहीं अवेलेबल है, ही नहीं जिसके पास लैपटॉप है ना लैपटॉप। तो लैपटॉप्स जो है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चों ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और एक तरीका थोड़ा यूनिक है। तरीका क्या है? आप लोगों में से मेजोरिटी बच्चे F7 पढ़ के आएंगे, F7 नहीं आई, और ना ये टैक्स है कि सीधी सीधी लाइनों में कैलकुलेशन कर दी और काम खत्म। नहीं, F5 और F9 में सबसे ज्यादा एक्सेल जो है ना वो यूज होता है। क्लियर है बच्चों? तो एक्सेल यूज कराना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ये निवासी है। चलती क्लास में ऐसा क्या तुम्हें सूझा कि तुम्हें सलाम करने के लिए बिल्कुल
आगे झुकना पड़ा। अजीबो गरीब, नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ओके, रोड लर्निंग के क्वेश्चंस की, रोड लर्निंग के क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर ही नहीं रहे। और अब रोज का एक रोड लर्निंग का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखवाया करना है। 22 क्वेश्चन है, तकरीबन 10 से 20 दिन लगेंगे। किसी दिन छोटे वाले 2 लिखवा लिया करूंगा ताकि रोड लर्निंग के क्वेश्चन तैयार हो जाए। इस चैप्टर की अगर मैं रोड लर्निंग की बात करूं तो उसके अंदर डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? पढ़ा दिया। फिर बच्चों मैंने ये भी पढ़ा दिया था ऑनलाइन क्लास में जब मैं घर में था कि सिस्टमैटिक रिस्क फर्दर 2 तरह का होता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। यहां तक क्लियर है? ओके, जिसको नहीं क्लियर वो और जिसने पेपर देना है वो याद रखे सिर्फ एमसीक्यू। चलो, किसी बच्चे को पेपर फीट हो भी जाता है, मान लिया कि उसको पेपर फीट हो गया, क्लियर है? पेपर सारा मैं सोल्व नहीं करता, तो जब मैं पूरा पेपर सोल्व नहीं करता तो इसलिए सारे एमसीक्यूज भी सही होने के चांसेस नहीं होते। इस बार पेपर मैंने पूरा सोल्व किया था, ये जो इस बार एस्पिरेंट का पेपर हुआ है, तो उसमें बच्चों के एमसीक्यूज में ही 54 मार्क्स थे जब मैंने उसका पास पेपर एनालिसिस देखा ना। लेकिन लास्ट टाइम पेपर मैंने सोल्व नहीं किया और बच्चों के एमसीक्यूज के अंदर मार्क्स थे 42। और माशाल्लाह से 2 नल्ले ऐसे भी थे जिनसे 8 नंबर भी सीआर में लिए ना जा सकते। समझ लग गई? तो 8 नंबर भी आप लोगों ने लेने हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा पेपर आप लोगों को सोल्व करके भेजूं। कई दफा से जहां से चलता आंसर आता है वही आगे भेज दिया जाता है बगैर कंफर्मेशन के। क्लियर है? ओके बच्चों, समझ लग गई? 200 डाल के ये तो तुम ऐसे हो कि क्या? ओके, उसके बाद तो पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन तैयार करने वाला है जो आप सबने तैयार करना है वो एक ही क्वेश्चन है। क्या? सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस जो है ना इसी चैप्टर की करवाना शुरू करनी। क्लियर है? तो याद रखना, तो इसके क्वेश्चन तैयार करना शुरू कर दो। दूसरा बच्चों, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये 2 टॉप अभी सिर्फ आप लोगों ने पढ़े हैं जो आपने याद करने हैं। तीसरा एक और है वो मैंने पढ़ा दी है, लेकिन ना वो ज्यादातर ना अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो साथ मिला के तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो आप लोगों ने पेपर में एग्जामिनर को बताना है कि कई दफा एग्जामिनर पूछ लेता है कि कैपम को डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से प्रायोरिटी क्यों है। कैपम को डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? समझ लग गई? मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैंने कहा था काट दो, लेकिन मैंने कहा था कि हाँ। तो बाकी मैं इसको एक दफा और रीड करवा दूंगा ताकि आप लोग ये सवाल भी तैयार कर सको कि कैपम ओवर द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कैपम ज्यादा अच्छा है। कैपम को के अच्छा होने की कुछ रीजंस हैं ना, देखो जरा। क्या मतलब है? जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती उसकी बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं होती? होती है। उसके शेयर फ्री में तो नहीं बिकते ना। क्लियर है? और कई दफा, और कौन कहता है कि कांस्टेंट डिविडेंड दिया जाता है? रियलिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कौन कहता है डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ के साथ बढ़ता है? रियलिटी में ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। कौन कहता है ग्रोथ कांस्टेंट होती है? रियलिटी में ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। रियलिटी में एक ही चीज है, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क ज्यादा, रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम, रिटर्न कम। और कैपम इसको क्या करता है? एज्यूम रिस्क फ्री रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको बीटा को एडजस्ट करके बीटा भी आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क जो आपको फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज आप लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो कंपनी जितना रिस्क बेयर करेगी उसकी के उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां तक बात आपको समझ आई कि नहीं? बात समझ आई? ओके। जो आज का टॉपिक है ना
इसके बारे में मैं पहले क्या ही कहूं, आपके लेवल पर ना वो इतना इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, एज सच इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से कभी कभी सीआर आ जाता है, सीआर का पार्ट 8 नंबर का लिखने के लिए, लेकिन वो आज तक की तारीख में सिर्फ 2 दफा ही हुआ है। कितनी दफा हुआ है? 2 दफा। एक एमसीक्यू तो लाजमी आने ही आना है। तो सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये कॉन्सेप्ट ना हर बुक के अंदर थोड़ा 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 क्या किया जाता है, पाया जाता है। और अगर आप में से खुदा ना खास्ता किसी बच्चे ने P4 पढ़नी हो आगे जाके, तो वहां तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर जिंदगी गुजारने के लिए भी जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास थोड़ी लेंथी होगी बट इफेक्टिव क्लास है। आज हमने सारी थेरी, इंटायर थेरी जो है ना इस चैप्टर की वो वाइंड अप करी। क्लियर है? इस चैप्टर का सिर्फ एक 4 नंबर वाला सवाल रह जाएगा, वो कल करेंगे। और परसों से आप लोगों की डबल क्लास हुआ करेगी, प्रैक्टिस प्लस। लैपटॉप हर बच्चे के पास होना चाहिए। और क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं तो हो सकता है प्रैक्टिस क्लास कुछ बच्चे की उस कमरे में हुआ करे और कुछ बच्चों की इस कमरे में, लेकिन मैं क्वेश्चन चेक करके भेजा करूँ। ये देखो बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, 3 थ्योरीज है। कितनी थ्योरीज है? ऊंची आवाज में, बुक्स बंद कर दो, दिमाग के जो सोए हुए खुलिए हैं उनको जगा लो, क्योंकि हम माशाल्लाह से 12 दिन से तो हमने पढ़ाई नहीं, ईदें मिठाइयाँ खाई। कितनी ईद हुई बच्चों? कि नहीं हुई? मुझे 42,000 ईदी हुई। क्या? और 1,60,000 देनी पड़ी। कमाना इतना आसान नहीं है बेटा। जब इंसान कमाता है ना तो फिर वो जिस तरह मैं ना पहले सर, हम आधी दफा मुझे कहते अली हसन अगले महीने ना ईद भी आ रही है ना। मैंने कहा सर जी। सर कहते बेटा पूरी एक तनख्वाह ना मेरी ईदियां देने में गुजर जाती है, फुप्पो को, फुप्पो के बच्चों को, खाला को। मैंने कहा सर ऐसे कैसे, इतनी तनख्वाह ऐसे कैसे चली जाती है आपकी ईदियां देने में? फिर पता लगा कि सर ने कौन सा इस लेवल पे 500-500 ईद देनी है, 5,000-5,000 तो देंगे ही ना। तो हालांकि मैंने दी भी 2,000, किसी को 1,000, फिर भी मेरे इतने पैसे लग गए। इसीलिए कहते हैं महकमा महबूद आबादी वालों से कॉन्टेक्ट करना चाहिए खानदान बढ़ाने से पहले। क्या? तुम लोगों की तरफ तो बेटा आए थे, इसलिए तुम अकेले अकलौते नहीं जाता था। जाता होता तो कोई और भी होता, वो अकेला ही है ना। हाँ, नहीं जाता ही नहीं था। ओके बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। मेरे पास ना एक लड़का पढ़ता था, बाबर ताड़र ना उसका नाम था। वो ना एक दिन ना मतलब बारिश हो रही थी तो ना कहता सर बारिश में ना अगर बाहर ना आए ना तो ना क्या नाम लेते होते हैं, पित्त मर जाती है ना। तो उसने कोई कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो मैंने भी सुना हुआ था वैसे। तो कि अगर पित्त निकले गर्मियों में अक्सर ना, गांव के जो लोग होते हैं, क्योंकि शहरों में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है पित्त वगैरह का, यहाँ पर एसी में सारे रहते हैं, तो उनकी निकल आती है तो वो बारिश में ना कहता सर। तो ना वो काफी बहन भाई थे ना, 7 8 9 ना। खुद ही कहता एक दिन, कहता सर और बचपन में ना जब भी बारिश होती थी ना हमारे घर वाले हमें तो कहते थे जाओ जाके बारिश में ना आओ, पित्त मार के आओ। कहता सर बस उसी चक्रों में ना मतलब मुझे समझ में आया कि मैं इसको इस बात का क्या जवाब दूं, हंसूं, रोऊं, या तज्जुब के साथ उसको देखूं कि मतलब ये क्या हो रहा है। नो, नो थे मेरे ख्याल वो। हाँ, हमारे यहाँ ये मसला है, पता क्या आजकल ये ट्रेंड कम होता जा रहा है। पहले होता है ना कि लड़का चाहिए, लड़का, पहले लड़का नहीं भी हो रहा। अब मेरे मामू है माशाल्लाह, उनकी 5 बेटियां हैं ना। अब मामू को, मामी चाहती है कि उनके मतलब बेटा जो है ना वो हो। अब मेरी मामा मामू को ये समझा रही थी कि उस एक बेटे का भी क्या फायदा। मेरे मामू लोग 9 बहनों से छोटे हैं। मैं कहता हूँ उनकी जिंदगी अपनी है ही नहीं। वो बेचारे ना जिंदा लोगों में है ना मुर्दा लोगों में है। सारा दिन कभी एक की सास मर जाती है, एक की सास बीमार हो जाती है, एक का सुस्तर कुछ हो जाता है, वो बस ऐसे ही है। वो छोटे हैं सबसे, और उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत ज्यादा है। तो मतलब वो देखा नहीं जाता। अब हम भी छोटे हैं तो अब हमें पता है कि मतलब अब ईद ही देने जानी थी ना, 27 28 29 3 रोजे, सब कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है। फिर भी ईद की सुबह, ईद वाले दिन सुबह भी हम लोग ईद देने गए, क्योंकि
जा ही नहीं हुआ था तो जगह, तो वो इतना मतलब मुश्किल हो जाती है, मतलब ये ना। तो मेरे ख्याल में लड़का अगर नहीं भी है तो आजकल लड़कियां लड़के बराबर ही हैं, बेटियां भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, तो बेहतर है कि ना ही बेटों के लिए कुछ बिल्कुल ही होने चाहिए ना। अल्लाह ताला दे तो नहीं, अल्लाह ताला दे तो 3 में दे दे, 4 में दे दे, 5 में दे दे, लाइनें नहीं लगानी चाहिए कि हमें 10 के बाद भी बेटा। तलहा के जो दादा अबू है ना, वो अकेले भाई थे 16 बहनों के बाद। पुराने दौर का कॉन्सेप्ट देखो, तलहा लोगों की जो अब्बू की फुफ्फो है वो 16 है, 9 अभी भी हयात हैं। और तलहा लोगों की ज्वाइंट फैमिली तो नहीं है, लेकिन जब ईद होती है, इस बार ईद पे तलहा लोग नहीं है, तलहा लोग कभी भी नहीं आ पाते, क्यों? इसके दादा की बहनें आती हैं, और जब बहनें आती हैं तो उनका कुनबा, और इनके घर में ना देगे पकती हैं, देग नहीं देगे। इस बार भी इन्होंने 4 देगे नमकीन चावलों की, 2 मीठे चावलों की, 6 कौरमे की देगे पकाई। हालांकि आज था जी कोई इवेंट नहीं था, ईद की सिर्फ मेहमान आए हुए, तो वो ऐसा हो। सारी फैमिली अल्लाह मुआफ करे। मेरी खुद 8 बुक है, 8। ये तुम्हारे जहन में किसने बात डाली होगी, इसने है ना। ये एक डिसेबिलिटी है बच्चों, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, और ना ही इसके अंदर आने वाले का कसूर है, और ना ही मर्द का या औरत का कसूर है, ये एक मतलब अल्लाह की तरफ से है। और ये एक डिसेबिलिटी है, जैसे किसी के बाजू नहीं होते, किसी का ये, किसी की सेक्सुअल डिसेबिलिटी, किसी का माइंड जो है मतलब पागल हो जाता है। क्रोमोसोम्स है ना, अगर आपके क्रोमोसोम्स सारे एक ज्यादा हो जाएगा तो आप मेंटली डिसेबल हो जाएंगे, अगर एक क्रोमोसोम कम रह जाएगा, उसका कोई जोड़ा नहीं ना होता, फिर आप लोग सेक्सुअली डिसेबल हो जाते हैं। हम आपको पता है पाकिस्तान में डिसेबल्स के लिए कोई रूल नहीं है, वरना अगर आप यूके यूएसए वगैरह चले जाए ना, तो वहां ट्रांसजेंडर पाकिस्तान की तरह एक ब्लैक स्टैंप नहीं है, मतलब वहां पे उनके लिए अलग राइट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही, जब खुदा ने 3 मखलूक पैदा की हैं, तो मतलब पाकिस्तान में ना उन्हें 1150 रुपए अलॉट किए जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स को ना गवर्नमेंट 1150 रुपए देती है। आप लोग खुद बताओ, 1150 का तो सैलरी नहीं आया, महीने का 1150 रुपए, अल्लाह मुआफ करे, बच्चा नहीं लेता आजकल महीने का 1150 रुपए। जो नर्सरी नर्सरी में भी जाते हैं ना, उनको भी 100 का नोट ही वो आता है, हमारा दौर नहीं। तो वहां 1150 क्या करेगा, अल्लाह माफ करे। बस कहते हैं कि रंग काला हो गोरा हो, लेकिन जिसने बच्चा पैदा हो, अगर उसकी आजाद ठीक है, सेक्सुअली वो मतलब सही है, तो बस उसी टाइम अल्लाह के शुक्राने के नवाफिल अदा करो। ये बहुत मतलब अल्लाह की तरफ से। अब हम सब के मतलब कोई अल्लाह ताला की इसके अंदर वो, तो हमने क्या अच्छा काम किया था, कुछ भी नहीं। ये अल्लाह ताला का हम पे करम है, हम तो इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वरना खुदा इतनी सी भी महरूमी हो ना। अभी अक्सर मैं देखा था, जिन बच्चों लोगों की औलाद नहीं होती, वो बेचारे इतना मायूस हो जाते हैं, मतलब। और जो बंदा चल नहीं सकता या जिसका हाथ नहीं है, हाँ बेटा बिल्कुल, हम किसी, हाँ हाँ, हम किसी के नीचे तो जरूर होते, लेकिन जन्नत भी अल्लाह ताला ने फिर माँ के कदमों के नीचे ही रखी है। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे अजीज जो रिश्ता है वो माँ का बनाया है, तो मतलब ये क्या गलाजत है भाई। हजरत आदम को बना के जब भेजा गया था ना इस दुनिया में, तब भी हजरत आदम को अकेले भेजा गया था, मर्द थे ना वो, तो लेकिन जिसे कहते हैं कि दुनिया को हुस्न बख्शा है अम्मा हवा को भेज के। दुनिया औरत के रंग से चलती है ना, और ये एक बात खुद मतलब फरमाई गई है कि जब हजरत आदम को नीचे उतारा, तो मतलब दुनिया इतनी रंगीन नहीं थी, बाद में दुनिया रंगीन हुई जब उनकी पसली से ही अम्मा हवा को पैदा किया गया। क्या पत्नी का है, बीवी का है, पसली पसली। क्या पहली औरत जो है, जो मतलब वो है वो, हाँ हाँ हाँ।
अल्लाह ताला ने इंसान को ना जोड़ों में पैदा किया है। कुछ इंसान है, अब जैसे कि यहाँ पर वो कहते हैं कि इस खेल का अल्लाह पाक को बेहतर पता है कि ये खेल खेला के किस लिए गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना कुछ भी कर रहे हैं, इसमें कौन काफिर होगा कौन मुस्लिम होगा, ये बात आलम अरवा में डिसाइड हो चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कहा था लब्बैक, तो जिन्होंने मतलब लब्बैक कहा था वो मुसलमान थे, और जिन्होंने नहीं कहा था वो मतलब वो काफिर थे, और वो क़यामत तक वो काफिर ही पैदा होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये बातें मतलब थोड़ी अलग हैं उस चीज से ना। आप लोगों को तो बिल्कुल ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, तो 4 शादियों की ज्यादा हो सकता है, वाली चारों ही गायब हो। बेटा तुम तो 4 ही करना। कहते हैं कि एक ही हकूक पूरे करो, तो जितनी मर्जी आप लोग कर सकते हैं। अगर और हकूक पूरे करने की बात आए तो आप लोग एक दफा ज़वाजुल तहरात की जिंदगी को पढ़ के लाजमी देखो, क्योंकि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान वो रखा था, उसी तरीके से अगर आप इंसाफ रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई की 2 शादी हैं। ईद वाले दिन मेरे भाई की 2 शादी है, ईद वाले दिन ना वो बेचारा पहले ऊपर गया, यार तुम बड़ी प्यारी लग रही हो ना, उसको कह के आके कमेंट दे के आ गया। वो नीचे मतलब अब एक ने सवैयां बनाई थी है ना, और दूसरी ना वो सवैयां नहीं खाती। वो उसको कह रहा हो यार अच्छा वो सवैयां नहीं खाती, तुम ऐसा करो उसके लिए कुछ और बना दो ना। कहती बाहर में गई वो, मैं तो ये कुछ भी नहीं बना रही। तो मैं कहता हूँ कभी वो ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी किसी को मतलब बिल्कुल ही रुला पड़ा है। तो इसीलिए मैं उसको देख के क्या ऊपर भी गया नीचे भी गया, लड़के नहीं देखते मैं नहीं चाहता। यार कोई भी बात है, शेयरिंग जो है ना मतलब औरत कभी भी नहीं कर सकती। वो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं। और इवन के अक्सर हम अपने भाई को कहते हैं कि ना तुम्हें प्यार किससे है। मैंने वैसे ही एक दिन पूछा, मैंने कहा तुम्हें ये बताओ तुम्हें प्यार किससे। प्यार उसको उससे जिससे थप्पड़ खाता रहता है। मतलब वो जो बेचारी इतना करती है कि तो उसके साथ सिर्फ ना वैसे मेरा रिश्ता है, लेकिन मोहब्बत मुझे उससे ही है, और वो अगली जूतों से मारती है। कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज बच्चों, तो देखो आप लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल होता है मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। पैसा 2 सोर्स से आता है। या तो एक बंदा आए वो बिजनेस में मुझे डेट प्रोवाइड करे, या एक बंदा आए वो बिजनेस में मुझे इक्विटी प्रोवाइड करे। इक्विटी वाला बंदा जो है ना वो मेरा पार्टनर बन चुका है बच्चों। वो अब माशाल्लाह से बिजनेस के डिसीजंस भी लेगा, बिजनेस में आके बैठेगा भी, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। बट जब मैं बात करता हूँ डेट होल्डर की, तो डेट होल्डर को एक फिक्स कमिटमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे क्या देना है, क्या देना है, पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। और उसको कट्टा फर्क नहीं पड़ता मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, वो एक ही चीज के साथ उसका लेना देना है, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। डेट वालों को जो हम देते हैं वो होता है केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी वालों को जो हम देते हैं वो होता है के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। कैश फ्लो डिवाइड बाय आर। मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक ही फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जितने कैश फ्लोज आने हैं चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो कैश फ्लो की फॉर्म में हो, उसको डिवाइड कर दो आर से, तो क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, मार्केट वैल्यू। अब आप मुझे बताओ, हर बिजनेस की ख्वाहिश क्या होती है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो? उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े। उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है अब्दुल्ला जफर, तो आप मुझे बताओ क्या तरीके हैं, 2 तरीके ऐसे कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। यही तो दिक्कत है ना। कैश फ्लो ज्यादा होंगे तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। हम्म, तुम बताओ दूसरा तरीका इसी फॉर्मूले को लेके।
तुम बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काम कौन? इन दोनों तरीके से मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा। ये 5 वालों का काम है, मैनेजमेंट का काम है कैश फ्लोस को ज्यादा करना, मार्केटिंग वालों का काम है, आपका लेना देना इससे नहीं है। आप लोग क्या हो इस पूरी बुक में? फाइनेंस डायरेक्टर। कौन हो आप लोग? ऊंची आवाज में, 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 ऊंची। यू ऑल आर फाइनेंस डायरेक्टर्स एंड आपका काम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी तभी कम होगा जब आप चीपर सोर्स से कैपिटल लेके आएंगे। अब सर डेट सस्ता है या इक्विटी सस्ती है, हर बंदा एक आर्गुमेंट देगा मुझे। तुम बताओ मुझे अली हमजा, डेट सस्ता है या इक्विटी सस्ती है? कोई एक रीजन। पहला रीजन, डेट का पहला राइट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी माइनस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं, पीबीआईटी, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर आता है पीबीटी, फिर टैक्स, फिर आता है पैट जो शेयर होल्डर इक्विटी वाले अपने घर लेके जाते हैं। डेट वाले तो अपने घर क्या लेके जाते हैं? इंटरेस्ट। तो उनका पहला राइट है, इक्विटी वालों का लास्ट राइट है। तो तुम मुझे बताओ अली आजम, इस पॉइंट की बेस पर डेट सस्ता होना चाहिए या इक्विटी? चुप करो। एग्जैक्टली, डेट महंगा है या इक्विटी महंगी है? डेट क्या है? महंगा है ना। गुड, बहुत अच्छे बच्चों, मैं तो कहता हूँ कमाल होना चाहिए। आवाज है, आवाज है, आवाज है। मुझे सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट की बेस पर बताना है। जी बच्चों, डेट होल्डर्स का रिटर्न कम होता है क्योंकि डेट होल्डर को कोई रिस्क नहीं है। रिस्क किस चीज का? डिफॉल्ट का। उनको उनका इंटरेस्ट जाना ही है, चाहे कम प्रॉफिट हो चाहे ज्यादा प्रॉफिट हो। इक्विटी वालों का लास्ट राइट है, और इक्विटी वालों का जब लास्ट राइट है तो बच्चों वो लोग रिटर्न भी क्या मांगते हैं? ज्यादा मांगते हैं। लिक्विडेशन में भी डेट होल्डर का राइट क्या है? पहले। इक्विटी होल्डर का राइट क्या है? एंड पे। कुछ बचेगा तो इक्विटी होल्डर को मिलेगा, पहले डेट वालों को उनका देके फारग करो। नंबर 3, डेट वालों को कंपलसरी पेमेंट की जाती है, इक्विटी वालों को कंपलसरी पेमेंट नहीं की जाती। उसके अलावा डेट वाले, उनका बिजनेस के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता। इक्विटी वालों का क्या होता है? कंट्रोल होता है। क्या होता है? और उन्हें कंट्रोल प्रीमियम भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? कंट्रोल प्रीमियम भी चाहिए होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जहां रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड ज्यादा, रिटर्न ज्यादा रिस्क कम रिटर्न भी कम। डेट होल्डर्स को रिस्क है कम, उनका रिटर्न भी क्या है? कम। इक्विटी होल्डर्स को ज्यादा, उनका रिटर्न भी ज्यादा। अब आपको पता लगा व्हाई डेट इज चीपर देन इक्विटी, है ना। ये सिर्फ बेसिक है, अभी मैं थ्योरीज के थ्रू इनको क्या करूंगा? एलेबोरेट करूंगा। अभी जरा दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड ये है केडी चीपर के एक्सपेंसिव। चलो जरा केडी चीपर का पॉइंट पढ़ो हाफिज। दोबारा, जब आप डेट लेते हैं ना तो अपना एक टेंजिबल एसेट आपको क्या करना पड़ता है? गिरवी रखवाना पड़ता है, उसके बदले आपको डेट मिलता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी तो वो एसेट बेच के डेट को क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। तो डेट का रिस्क क्या है? कम। इक्विटी तो सिक्योर नहीं होती है कि इस कंपनी एसेट, अगर बिजनेस डूबेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठाएंगे? इक्विटी वाले। तो जब नुकसान उन्होंने उठाना है तो रिटर्न के हकदार भी कौन है? वो। जब इनको कोई नुकसान नहीं है तो रिटर्न के हकदार भी ये क्या है? कम। नेक्स्ट, ये के का पॉइंट है। नेक्स्ट, माशाल्लाह से मैंने बताया था आपको कि जो डेट है ना उसका सिग्नल मार्केट में नेगेटिव जाता है, इक्विटी का सिग्नल मार्केट में पॉजिटिव जाता है। इक्विटी का मतलब है बिजनेस ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं,
तो बच्चों हमें टैक्स देना पड़ेगा। डेट का मतलब है बिजनेस के पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, बिजनेस के पास पैसा नहीं है टू सेटल द, तो एचएमआरसी कहती है जितना इंटरेस्ट है उसको माइनस कर लो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, और कम प्रॉफिट पे टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम। ये देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी माइनस एक्सपेंसेस, पीबीआईटी, पीबीआईटी में से सबसे पहले क्या जाएगा, इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट क्या हो गया। अगर ऐसा ना होता तो आपको प्रॉफिट किस पे देना पड़ता, बट एचएमआरसी आपको अलाउ कर रही है कि आप अपने पीबीआईटी में से क्या कर लेना, इंटरेस्ट माइनस, इंटरेस्ट एक टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस है, तो जिससे आपकी टैक्स अलाउएबल इनकम क्या हो जाएगी, कम, और कम इनकम पे टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। समझ लगे आप लोगों को। तो डेट और फायदा डेट का, तो इसलिए डेट वालों का रिटर्न भी क्या होता है, कम। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ ये पॉइंट भी केडी का। नेक्स्ट बेसिक कहानी आप लोगों को बच्चों, बेसिक कहानी आप लोगों को समझ आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। बेसिक कहानी क्या है, बेसिक कहानी ये है केडी सस्ता है, इक्विटी क्या है, महंगी है। केडी क्या है, इक्विटी ऊंची, ऊंची वाली बात है। रीजंस आपके सामने हैं, डेट वालों का पहला राइट है, इक्विटी वालों का लास्ट राइट है। डेट वालों की पेमेंट कंपलसरी होती है, इक्विटी वालों की पेमेंट पर कंपलसरी नहीं होती। डेट पे टैक्स सेविंग भी है, इक्विटी पे कोई टैक्स सेविंग है नहीं है। लिक्विडेशन में भी प्रेफरेंशियल राइट किसको है, डेट को, इक्विटी का लास्ट राइट है। क्लियर है बच्चों, तो लगे। और डेट सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट कंपनी एसेट, एसेट बिकेगा और डेट वालों को उनका पे कर दिया जाएगा। इक्विटी सिक्योर नहीं होती अगेंस्ट द कंपनी एसेट। बात समझ आ गई आप लोगों को। टैक्स वाला पॉइंट तो बैंक के का टैक्स क्या, जैसे इसके अंदर टैक्स सेविंग हो जाती है, हाँ, और केई में अगर एक बिजनेस है उसने इंटरेस्ट लिया ही नहीं है तो वो यहाँ से क्या माइनस करवाएगा, कुछ भी नहीं, तो उसको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, पीबीआईटी पे, तो ज्यादा अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा ना। बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा इसके नीचे लिखा हुआ है, काट दो। अगर पेपर में ये सवाल आएगा तो आप लोगों ने वो जो टेबल बना हुआ है वही लिख के आना है। शेख साहब ईद कैसी गुजरी आपकी, कुछ ट्रिक्स नहीं आई ईद पे, हाथ पकड़े हुए, पार्क बंद थे क्या। या शराफत का लिबादा तुमने पक्का कहते नहीं ओढ़ लिया कि रमजान गुजरा है तो अभी तक तुम जरा इससे है ना, ठीक हो गया है। लेकिन शैतान आजाद क्या, जी मेरी जान ये रोट लर्निंग ही है, तुम्हारा फोकस रोट लर्निंग के एल पे होगा क्योंकि मैंने कहा था आरएल लिख लेना है। समझ लग गई। ये जो कटवाया है ना वो इस वजह से कटवाया है क्योंकि आप लोगों ने टेबल की फॉर्म में याद करना है बट आपने लिखना उसको पैराग्राफ फॉर्म में है। जो पैराग्राफ में लिखा है वो भी यही है लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने बस मैंने आपको समझा दिया, आपने कंसेप्चुअली उसको लिख लेना है। टेबल में एक सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक ही है, ये इसको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दो। डेटा 4 ही लाइनें हैं, उसको बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। ये पॉइंट इसके हाँ ठीक है। तो ये चौथा सवाल है, वाई के डी इज क्या 10 नंबर मैक्सिमम एक सवाल में, दूसरे सवाल में 10 नंबर 20। हाँ इसमें ये फायदा है, हाँ एक सीआर के 2 से 2 पार्ट मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो जाते हैं। यहाँ पर ये फायदा है कि 25-30 सवाल है उसी में से वो पूछ लेता है हर बार। F5 में ऐसा नहीं है, F5 में जो लिखना है
उसी को एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रिटेशन है। क्लियर है बच्चों, समझ लगे? तो इंटरप्रिटेशन बच्चों को मुश्किल लगती है, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि प्रोफेशनल लेवल में है ही क्या इंटरप्रिटेशन। इस चैप्टर पे ओके बच्चों, तीन थेरीज है, ट्रेडिशनल व्यू, एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स और एमएम थ्योरी विद टैक्स। ओके, सबसे पहले ट्रेडिशनल वे मैं आपको बता देता हूँ है क्या, फिर उसके बाद आप लोग इसको पढ़ लेना। पढ़ने से ये समझ नहीं आएगा तो मेरी लैंग्वेज को ना रिकॉर्डिंग से देख लेना और उसको इंग्लिश में लिख लेना। क्लियर है? ये देखो जरा, नहीं इतना मैं पैराग्राफ लिखवा नहीं सकता, तुम लोग छोटे काके नहीं, दूध फीडर भी दे दूं तुम लोगों को। ये देखो ट्रेडिशनल व्यू, पुराने वक्त में वो कहते थे लिसन डेट सस्ता तो है लेकिन एक लेवल तक। मैंने कहा है, उसने कहा लिसन ये नहीं कि तुम डेट लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे और डेट हमेशा तुम्हें सस्ता पड़ेगा, डेट एक लेवल तक सस्ता है। मैंने कहा अच्छा इस लेवल के बाद ऐसा क्या हो गया कि डेट महंगा है? उसने कहा लिसन जब डेट बढ़ता जाता है ना तो डेट बर्डन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इधर देखो सारे, डेट बर्डन का क्या मतलब है बच्चों? डेट बर्डन का क्या मतलब है कि जब आपके पास इंसफिशिएंट डेट पहले ही आप लोगों ने लिया हो तो कोई और बंदा आपको डेट नहीं देता, और अगर देता भी है तो आपको डेट क्या देता है? महंगा। और जब एक लेवल तक डेट बढ़ता जाता है तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता जाता है, फाइनेंशियल रिस्क भी क्या होता जाता है? ज्यादा। तो ट्रेडिशनल व्यू वाले कहते हैं कि डेट एक लेवल तक क्या है? सस्ता। उस लेवल को बोल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि डेट बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है। बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर है बच्चों? तो इनिशियली डेट क्या होता है? सस्ता, और एक लेवल तक क्या होता है? रहता है। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ये वो पॉइंट है जहां तक डेट क्या है? सस्ता। उसके बाद डेट महंगा क्यों है? क्योंकि मुझे पता, आप लोगों को पता लग गया डेट सस्ता है, आप लोगों ने इससे डेट उससे डेट इससे डेट उससे डेट, तो जब बारी है अली बासत की आप लोगों को देने की तो अली बासत कहेगा कि भाई आप लोगों ने तो पहले ही इतने लोगों से डेट पकड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को डेट प्रोवाइड नहीं करूंगा। फिर अली बासत कहेगा आपको कि भाई आप लोगों को अगर मैं डेट प्रोवाइड करूंगा अभी तो महंगा डेट प्रोवाइड करूंगा। समझ लगे? तो अब कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता तो नहीं रहा, अब तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ना शुरू हो गया। तो ट्रेडिशनली वो कहते थे कि डेट इतना सस्ता नहीं है, एक लेवल तक सस्ता है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल को बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या आप उस हद तक डेट लो जहां तक डेट क्या है? सस्ता। उसके बाद डेट लेने का फायदा नहीं, क्योंकि अब तो डेट क्या हो जाएगा? महंगा। ये अब का व्यू नहीं है, ये कब का व्यू है? पुराना। ये कब का व्यू है? पुराना, ओल्ड। पढ़ना शुरू करो। तो लग गई। अगर आप इधर देखो, अगर आप उस ऑप्टिमम लेवल तक डेट लेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा? सस्ता रहेगा, चीपर रहेगा। नेक्स्ट, बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं समझ आई? तुम सो जाओ, मैं तुम्हें जगाता हूँ, ऐसा जगाऊंगा कि तू सो नहीं पाएगा। आगे, हम्म, समझ लगे आप लोगों को? हेलो, इधर देखो, समझ आई है कि नहीं? वो कहते हैं कि डेट एक लेवल तक सस्ता है, जब डेट उस लेवल तक सस्ता है तो फिर बैक भी क्या होगा? कम होगा ना। तो इनिशियली बैक अपने मिनिमम लेवल पे होता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पर बैक क्या होता है? मिनिमम। और जब बैक कम होता है तो वहां पर मार्केट वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्योंकि बैक बढ़ना शुरू हो जाता है तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट इज द ट्रेडिशनल व्यू। एक दफा पढ़ लो दोबारा इसे।
Cost of equity increases and market value is matched. इधर देखो तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस, उसने बाकी पॉइंट अच्छा उठाया है। ये देखो डेट ज्यादा लेने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, और फाइनेंशियल रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क का पार्ट है, तो वो बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, जब बीटा बढ़ेगा तो के ही बढ़ेगी। लेकिन ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं है के के साथ, डेट का के के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। कैसे लिंक है देखो, मुझे कहां तक लिंक बनाना पड़ा, डेट बढ़ा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ा, सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ा बीटा बढ़ा, बीटा बढ़ा के ही बढ़ गया। समझ लगे? तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, बट इससे के पे फर्क पड़ता है। क्या? क्यों? केडी बढ़ेगा तो वैक बढ़ेगा ना। हाँ इनिशियली, क्योंकि डेट आपको सस्ता पड़ रहा है तो वैक क्या होगा, कम होगा। फिर जब केडी महंगा मिलना शुरू हो जाएगा उस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद, तो वह क्या होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा, तो मार्केट वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। तो वो जो ऑप्टिमम लेवल है वहां तक केडी क्या है, सस्ता, वैक क्या है, कम, और मार्केट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। समझ लगे? तो इसने क्या बताया, ट्रेडिशनल व्यू वालों ने हमेशा नहीं, क्या हमेशा नहीं, सिर्फ कब, उस ऑप्टिमम कैपिटल तक डेट क्या है, सस्ता, उसके बाद डेट बढ़ना शुरू हो जाता है, डेट आपको महंगा मिलता है। ओके। अच्छा बच्चों, इसकी डायग्राम है, पिछली दफा एग्जामिनर को पता नहीं क्या सूझी, चार ग्राफ बना के पूछ लिया हुआ था, ये कौन सी थ्योरी का ग्राफ है। जो बाकी थ्योरीज के ग्राफ है ना वो एरो टाइप शेप के हैं, तो जो इसका ग्राफ है ना वो थोड़ा सा कर्व्ड है। वो क्या है, कर्व्ड है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से पता लगा लेना है। बात समझ लगी आप लोगों को कि नहीं? तो दरमियान वाला पॉइंट है ये ऑप्टिमम। हाँ ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्लियर है? एमएम थ्योरी, इधर आओ बच्चों। हेलो, ट्रेडिशनल व्यू वालों ने कहा, क्या कहा, तो उन्होंने क्या लिखा सर, वी आर एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा वो कैसे, उन्होंने क्या लिखा, केडी सस्ता है बट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तक, उसके बाद वो महंगा है। मैंने कहा ठीक है। साथ ही बच्चों दो माशाल्लाह से फ्रेंड्स थे, मोडिग्लानी और मिलर। मिलर के बारे में आप जान जाएंगे क्योंकि इस आपके वर्किंग कैपिटल के चैप्टर के अंदर एक और मिलर और मॉडल है, तो वहां आप लोग पढ़ लोगे उसे। मोडिग्लानी और मिलर, इसलिए इसको बोलते हैं एमएम थ्योरी। क्या बोलते हैं इसे ऊंची आवाज में, क्या बोलते हैं इसे, एमएम थ्योरी। पहले तो इसकी असम्पशन है, क्या है, असम्पशन सीख लो। असम्पशन पहली क्या है, वो कहते हैं लिसन, मार्केट्स आर परफेक्ट, मार्केट्स आर परफेक्ट। मार्केट्स परफेक्ट का मतलब क्या है, डेट इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीबॉडी। कोई डेट बर्डन की कॉस्ट नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आपको पैसा नहीं देगा। तो परफेक्ट मार्केट होती है ना, वहां पे मैं ये हम सब इक्वल है, कोई बंदा मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान की मार्केट वैसी मार्केट है? नो। यूके यूएसए की जो मार्केट्स है वो परफेक्ट मार्केट समझी जाती हैं। क्लियर है बच्चों? वो एफिशिएंट है, 100% परफेक्ट कोई भी मार्केट नहीं होती, बट पाकिस्तान में लोग डोमिनेट करते हैं, सागदार पैसा फेंकता है, करेंसी स्टेबल हो जाती है। ठीक, अच्छा पैसा फेंकेगा, हाँ, तो पैसा निकालता है, करेंसी वैल्यू, बात समझ आई? वहां ऐसा नहीं होता। तो वो कहता है मार्केट परफेक्ट है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, तो कोई डेट बर्डन टाइप कॉस्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये पहली assumption इसकी पढ़ लो।
पढ़ो हाफिज। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। आगे नहीं बच्चा, सबको एक ही कॉस्ट पे डेट अवेलेबल है। इसमें और पुरानी में फर्क क्या है? वो कह रहे थे एक लेवल तक सेम है, फिर उसके बाद महंगे रेट पे मिलता है। वो कहता नहीं, सबको एक ही रेट पे मिलेगा। बाकी सारी ट्रेडिशनल थ्योरी वाली असम्पशन है। अब इधर देखो जरा, हेलो, एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स वाले कहते हैं केली हसन वैक मार्केट वैल्यू पे फर्क नहीं डालता। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा रीजन इनिशियल लेवल पे गियरिंग क्या है? सस्ती है ना? लेकिन केडी यहाँ हमेशा ही सस्ता है क्योंकि कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट ही नहीं है। बट जब तुम बार बार डेट लेते जाते हो, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता जाता है? बढ़ जाता है। जब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होता जाता है तो के भी क्या होता जाता है? ज्यादा। अब के क्या है? एक्सपेंसिव। केडी क्या है? चीपर। तो कहते हैं लिसन, चीपर इफेक्ट ऑफ केडी कैंसल आउट एक्सपेंसिव इफेक्ट ऑफ के। तो वैक इज unaffected और मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो अनअफेक्टेड। सस्ता होना किसका? केडी का, वो कैंसल आउट कर देता है के को। तो वह क्या होता है? क्या क्या बता दो? मैंने भी क्या कहा, डेट सस्ता है। ट्रेडिशनल वालों ने मेरा मुंह तोड़ दिया। उन्होंने कहा जैसे सस्ता है एक लेवल तक, उसके बाद बढ़ेगा। मैंने कहा तुम्हारी बात सही है। जब मैं एमएम थ्योरी पे आया, उन्होंने कहा लिसन, डेट हमेशा ही सस्ता है। क्यों? कोई यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा लिसन एक मसला है, जब तुम डेट 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 लेते जाओगे, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा तो के बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने कहा लिसन, ज्यादा डेट लेने से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, तो केडी सस्ती हो रही है, के महंगी हो रही है। तो असल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि चीपर फैक्ट ऑफ केडी विल कैंसल आउट द एक्सपेंसिव फैक्ट ऑफ के। और जब ऐसा होता है तो सब समझ लग गया आप लोगों को? तो मार्केट वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी भी इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या प्राइज मिला? कि इन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही कमाल की बात होगी। समझ लग गई? अवाम ने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि इन लोगों ने पहली दफा कॉन्सेप्ट बताया था किसका, कि भाई डेट हमेशा क्या होता है? सस्ता होता है। बट क्योंकि रिस्क बढ़ता है, कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क। तो के क्या होना शुरू हो जाती है? महंगी। तो के ज्यादा एक्सपेंसिव और डेट चीपर, तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबेल प्राइज मिल गया। 2 साल बाद इन्हों को फिर कुछ कीड़ा, जैसे अभी उसको क्लास के दौरान सलाम लेने का उठा था, तंग किया। साथ ही उन्होंने पब्लिश कर दिया कि हसन अली हसन पूरी दुनिया को कि डेट सस्ता नहीं है। हमने कहा अभी तो तुम लोग कह रहे थे डेट सस्ता है। उन्होंने कहा लिसन, डेट बहुत सस्ता है। उन्होंने कहा लिसन, हम टैक्स को इंक्लूड करने ही भूल गए थे कि डेट के ऊपर टैक्स सेविंग भी करना है। तो अब क्या होगा? चीपर फैक्ट ऑफ केडी विल डोमिनेट द एक्सपेंसिव फैक्ट ऑफ के, क्योंकि अब डेट ज्यादा सस्ता है। तो अब को वैक डेट ज्यादा से ज्यादा लेने से वैक हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। जब वैक के पोर्शन में इक्विटी कम और डेट ज्यादा होगा तो वैक क्या रहेगा? कम। मार्केट वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा। और बच्चों ये दुनिया में पहले ऐसी शख्सियात हैं दोनों जिनको 2 दफा नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा कि अपनी गलती को, आज तक पता क्या होता है या ये मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था, वो कहती है कि आजकल ये होता है कि एक राइटर आता है, उसके अंदर गलतियां दूसरा राइटर आके निकालता है। मॉडर्न साइंटिस्ट, इन्होंने अपनी गलती को खुद एडमायर किया, पूरी दुनिया के सामने तस्लीम किया, एंड नाउ वो वाकई हकदार थे सेकंड टाइम नोबेल प्राइज के। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ द दुनिया में
ये दो ऐसे लोग हैं जिनको 2 दफा नोबेल प्राइज मिला। एक दफा नोबेल प्राइज मिल जाए तो मैं कहता हूँ बर्दाश्त नहीं होता, तो ये 2 दफा नोबेल प्राइज। ये कहते सर प्राइज कितना है बेटा, हमेशा ना उन्हीं पैसे के पीछे ना भागो, कोई टैग भी होता है किसी चीज का, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज एक एसोसिएशन है जो नोबेल प्राइज देती है इन द वर्ल्ड। अच्छा, मैं अभी ये क्या कह रहा था, भूख लगे तो टैग खा ले। आपको पता है जब आपको टैग मिलता है ना, इनडायरेक्टली पैसा आपके घर आ जाता है। टैग मिलता है आज आपकी, देखो आप एसीसी कर रहे हैं, एक हाईली क्वालिफाइड, इन बेचारों को काफी साल पहले इनकी ये रिसर्च थी जो कि, लेकिन अब तक आपने पढ़ना है, आने वाली नस्लों ने पढ़ना है, इनकी बुक्स आ गई हैं, पब्लिश होती हैं, बिकती हैं। गवर्नमेंट इतना इतना नोबेल प्राइज वालों को इतनी इतनी पूरी साल की उम्र के लिए वो लग जाती है, जिसे पाकिस्तान में ग्रेजुटी और पेंशन बोलते हैं, वो लग जाती है सारी उम्र, फिर दुनिया में नाम हो जाता है, गुडविल बन जाती है। और ये दोनों प्रोफेसर हैं, और जरा यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में प्रोफेसर की जाके सैलरीज देख लो। एक लेक्चर में सिस्टम मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में लेती थी। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा पैसा था कि बताओ, मैं कहता हूँ कि सब कोई बेच पट के हमें यूनिवर्सिटी तक चले जाना चाहिए, लेकिन वहां पर सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसको थ्योरेटिकली कुछ भी ना आता हो, बट उसको वहां पे प्रूव करना है कि भाई ये चीजें हैं कैसे, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे उनके टीचर्स बेस करते हैं। आपके यहाँ एसीसी है, कभी आपको लेके गए किसी फार्म में या किसी जगह पे चेक करने के लिए? नहीं ना। टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे, मेरी फूफो की नंद की बेटी है, वो वहाँ पढ़ती है टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, उनको भी एसीसी कराया जा रहा है। बहुत महंगा एसीसी है, तकरीबन पाकिस्तानी को 50-55 लाख लग जाता है। बट पेरोल सिस्टम सिखाना है, एक कंपनी में लेके जाते हैं कि पेरोल सिस्टम का क्या काम है। जीआईटी सिस्टम जब था, टोयोटा करोला वालों की पूरी वो जो हुई थी, क्योंकि जीआईटी सबसे पहले टोयोटा करोला वालों ने लॉन्च किया था, तो उनका पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हमने क्यों जीआईटी लेके आए, और यहाँ पर जीआईटी के 4 प्रोज 3 कॉन्स पढ़ा के बस कर दी जाती है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं था, ये हो रहा है आप सबकी वजह से, स्टूडेंट्स गंदे हैं। थीसिस था करना, पहले कोक वाले कहते थे आए सर आप हमारी हर चीज का जायजा लें, ईच एंड एवरीथिंग, वो जाते थे, आप लोग डाटा गैदर करते थे ईच एंड एवरीथिंग। ये पियानो गाना शुरू कर दी बगैर किसी लीगल उसके जिसे कहते हैं प्रूफ के, कंपनी में जाके एवी फजूल फेक आईडीज, उनका किसी से कोई लेना देना भी नहीं था, वो फिर फेक सर्टिफिकेशन शो करवाना शुरू कर दी, उन्होंने बंद कर दिया। आप जाके दिखाओ कोक पेप्सी में। यूनिलीवर की सीईओ एसीसी के बच्चों के साथ चल फिर के, चलना फिरना, पिछले 10 सालों से यूनिलीवर की सीईओ लड़कियां आ रही हैं, चल फिर के आपको सारा डाटा गैदर करना, ईच एंड एवरीथिंग, चीज में कितनी इंप्रूवमेंट आती है, चीजें आपके हाथों से होकर गुजरती हैं माशाल्लाह से। यूनिलीवर वालों ने वेबसाइट पे लिख के लगा दिया था 2014 में बैन, कोई थीसिस वाला स्टडी करने के लिए यूनिलीवर के अंदर एंटर है ना हो, मेहरबानी आपकी। क्या चोरियां नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे का लेना देना ही नहीं है थीसिस के साथ, वो वहां जाता है, डाटा गैदर नहीं करता, 5-6 दिन उनका भी टाइम जाया करता है, आ जाता है, फिर उनकी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लगा देते हैं स्टेटसिस पे, ईच एंड एवरीथिंग पे। फिर जब थीसिस वहां जाता है वो कहता है आप हर बच्चे को सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप देखो, यूनिलीवर की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस बार मेरे ख्याल अमना शफात है उनकी सीईओ ना, अब वो जा रही है आपको सारा कुछ दिखा रही है, ईच एंड एवरीथिंग, समझ लगी? तो इसका मतलब है वो आपको वैल्यू दे रहे हैं कि बच्चे आए हैं हमारी कंपनी में, उन्होंने हमारी कंपनी को चूज किया फॉर थीसिस। लेकिन बच्चों को यही है, फिर पायरसी होना शुरू हो गई डॉक्यूमेंट्स की, पिक्चर्स ले लेते थे बच्चे सॉफ्ट कॉपीज में। हाँ, फिर वहां काम करने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पिक्चर्स नहीं। हाँ, लड़कियां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी उनकी पिक्चर्स नहीं। क्या? अच्छा, किसी एक लड़की की चलते जाते तुम पिक्चर लोगे तो एथिकली सही है या गलत है? नहीं नहीं,
यार कपड़े क्या मतलब सही होते हैं कपड़े, और कैसे कपड़े होते हैं क्या? ये गलत है ना। अब आप ऑडिटर हो, ऑडिटर का काम पता क्या होता है? हर कंपनी में जाना, सीईओ, फाइनेंस, हर बंदा आपसे आके इंटरेक्ट होता है, और अब वहां जाके आपको पता नहीं है अभी कि ऑडिटर्स को ऐसे आपको क्यों सिखाया जाता है? इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर टैक्स में पढ़ाया गया, ऑडिट में पढ़ाया गया, 7 में पढ़ाया गया, 8 में पढ़ाया गया, एफबीटी में पढ़ाया गया। इसका मतलब है भाई अपने अंदर ये चीजें लेके आओ। अब इंटेग्रिटी का मतलब अच्छा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी नो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक, ऑनेस्टी आपके बिहेवियर में भी। क्या आपने जाना है तो आपने ऑनेस्ट होके मिलना है। क्या होके मिलना है? क्या होके मिलना है? ऑनेस्ट होके मिलना है। ये नहीं कि मतलब ये आजकल लड़की हर चीज नहीं है। आप ऑडिटर हो, कौन हो? ऑडिटर। अब अक्सर ऐसा होता है, टीचर्स हैं, आप इतना इतना पैसा कमा रहे हो, लाखों रुपया, आप एक स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ये एफसी कॉलेज का एक टीचर थे मुख्तार सलीम, लड़की को अपनी शर्टलेस पिक्चर भेज दी, लड़की ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, आवाम के घर के बाहर पहुंच गई थी। कौन हो तुम? एफसी कॉलेज के टीचर, तुम्हारा इतना नाम है, ये यहाँ पर एक एकेडमी है, उसका सीईओ मतलब जो ओनर है, पार्टनर थे उनके दो, उसमें मुख्तार साहब भी थे। 29 साल की उम्र में तुम्हें इतना अरूज मिला, तुम कर क्या रहे हो? ये क्या? एक नहीं बेटा, उसके तो तीनों चारों हो गए, फिर अवाम ने कैसा डंडा दिया। हाँ बेटा, कोई थोड़ा बहुत वो, यही तो चीजें आप लोगों को नीचे लेके जा रही है। याद रखना, रूज पे आते टाइम लगता है, गिरते टाइम नहीं लगता। हमारे टोबा के एक सर थे, यासिर सलीम ना, आवाज रहा है, हमारे टोबा के एक सर थे यासिर सलीम, तो यासिर लतीफ थे, पता नहीं सलीम थे। वो पंजाब कॉलेज में ना मतलब लेक्चरर थे, और उनकी हमारे टोबा में अकेडमी थी, रावियन अकेडमी ना। मतलब रावियन अकेडमी, इतना नाम, हम वहां से पढ़े हैं, मेरी सिस्टर्स लोग वहां से पढ़ी हैं, वगैरह वगैरह। तो यासिर सलीम की ना एक लड़की थी, मतलब हमारे गांव के साथ वाले गांव की ना, उसके साथ कुछ चक्कर शक्कर होगा, वगैरह वगैरह। चलो चक्कर है वगैरह वगैरह, तुम्हें पसंद भी है तो चलो मान ली जाती है, समझ आती है बात। अब उस लड़की के दो तीन और उसके पीछे पड़े हुए थे। वो लड़की कॉलेज से ना, पंजाब कॉलेज से निकली है, निकल के उसने ऑटो पकड़ा है, ऑटो पकड़ के ना वो कहाँ जा रही है? सर यासर के घर। घर एंटर होते लोगों ने देखा, वीडियो बनाई, फिर लोगों ने उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उस दिन सर यासर के घर कोई नहीं था, सर यासर ने उसको घर बुलाया था। तो फिर क्या किया, सर यासर ने अपनी छत से ना उसको सात वालों की छत पे फलांग दिया, दूसरे तीसरे गेट से होके ना। तो वो जो सात वाले जिसके जिनके घर फलांगा, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ भाई, बेवकूफी करने लगे, उनकी छत पे उतार दिया ना कि अगर मेरा घर चेक भी करेंगे तो तुम उनकी छत पे बैठी रहना। हाँ, तो ऐसे थोड़ी रात को तुमने मेरे फ्लैट पे आना है, मैंने भी तुम्हें कॉन्सेप्ट देने हैं। लोग आगे करके बाहर आएंगे, आगे सुनो। ऐसा हुआ तो उन्होंने वीडियोस वगैरह बना ली। विद इन द 3 आवर्स वीडियोस जो है ना वो हर बंदे के मोबाइल पे पहुंच गई। तो मतलब हम लोग 9th 10th में होते थे। हाँ, फिर क्या, हम लोगों ने प्ले कार्ड्स नहीं होते जो है ना, हमने प्ले कार्ड्स बनाए, बना के तो मतलब सड़कों पे बच्चे निकल आए कि भाई बैन करो, कि मतलब ये लड़कियां और लड़कों का मतलब इस तरीके का रिलेशन ये बैन होना चाहिए टोटली। टीचर्स को थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। लड़की अच्छी नहीं थी जो उसके घर चल के गई, बट लड़की क्या थी, वो और लड़कों के साथ भी तो अफेयर चला सकती थी, बट अफेयर कौन चला रहा है? मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर इन द टोबाटेक्स। मैं कहता हूँ रावियन अकेडमी 2 दिन के अंदर अंदर खत्म, कोई बच्चा रावियन गया ही नहीं, जिनका टर्नओवर ही महीने का लाखों में था। कभी आपने देखा एफएससी के बच्चे कितने ज्यादा होते हैं? अभी मेरे बहनोई है, उन्होंने अकेडमी बनाई है, तो हम माशाल्लाह उनका मतलब मंथली टर्नओवर 5 to 6 लाख है। इवन के वो हम टोबा में सबसे ज्यादा सैलरी हम लोग दे रहे हैं अकेडमी में, 70-70 हज़ार रुपया। कभी सोचा अकेडमी में 70 हज़ार सैलरी? कॉलेजेस वाले नहीं 70 हज़ार रुपया दे रहे, उसका सिर्फ एक ही मकसद है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अब मेरे बहनों ने बिल्कुल अलग कर दिया, टीचर्स फीमेल फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, मेल मेल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, और उनकी एंट्रेंस और एग्जिट भी अलग है। क्यों? इस लेवल पर ना
मेरा ख्याल कि इस लेवल पर भी अगर किसी को लड़कियों की बहुत ज्यादा तमा है या बहुत ज्यादा वो आगे पीछे फिर रहा है ना, तो या तो फिर मेच्योर नहीं हुआ या फिर वो बेवकूफ है। बिकॉज ये चीजें अच्छी लगती थी 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। बिकॉज जब आप कॉलेज लेवल पे आ जाते हो, कॉलेज लेवल छोड़ देते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हो, तो नाउ यू आर इनफ मेच्योर एंड अब आपको ये हरकतें सूट नहीं करती। तो एसएससी के बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और खास तौर पे टोबा जैसे छोटे एरिया में, जहाँ पर लड़कियों का कोई पार्कों शार्कों में मिलना तो बहुत ही मतलब नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो माशाल्लाह से इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं। अब इस कैंप के साथ ही माशाल्लाह से सेकंड कप बनाया, सबसे ज्यादा चल रही है ब्रांच। आज मैं ये सैलरी लेने गया था, दो तो मुझे जानने वाले, दो मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह से वहां पे थे कि अपने अपने कपल के साथ, चलो अगर तुम लोग हो ही तो मिलो ही ना। खाना फिर उठ के आए भी मिलने, सर वो आए आपको अपनी भाभी से मिलवाएं, नो बेटा प्लीज डोंट। हाँ, और एक का तो मुझे पता था कि ये किसी तीसरे चौथे नंबर वाली भाभी है। मैंने कहा मैं गया तो मैं पोल खोलूंगा, उसने तो मुझे कहा ही नहीं कि सर आप आए, दूसरे ने कहा। तो मतलब ऐसे तो वो चल रहा है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा मौके हैं हमारे टोबा में, कोई कहीं नहीं मिल सकता, मिलेंगे भी ना। इतना छोटा सा शहर है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो वहां पर एकेडमी में बच्चों को लगता है थोड़ा सा चला लेंगे, इंटरेक्शन हो जाएगा, ये वो, तो वहां पर बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये टीचर्स को समझ होनी चाहिए। अब आप ऑडिटर हो और कल को अखबार में आ रहा है जी ईवाई का ऑडिट सुपरवाइजर हेरासमेंट के केस में अंदर, तो बाप नेशनल न्यूज़पेपर में छपती है ऑडिटर्स की खबरें। हाँ, एफसी कॉलेज की टीचर की भी नेशनल न्यूज़पेपर में छपी थी। क्या काम डालने ही क्यों है, काम डाल लो आप लोग, लेकिन काम डालने का मतलब ये नहीं कि आप पिक्चर भेज दो, या काम डालने का मतलब ये नहीं कि आप कोई डालना नहीं आता। क्यों डालने के आए बच्चे, तो देखो सर इसके अंदर जो डालना आ रहा किसको इसको तो वैसे को फिर से लेगा ना, मेरे अंकल आए हुए हैं ये देखना बच्चों, केडी और केई, ये दो ग्राफ है, जहां केडी और केई के दरमियान कम डिफरेंस है। अगर वो पंजाबी में बोलूं जो कम खुला हुआ है ना, तो वो एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स है, और जिसका बेड़ा ही करके है, तो वो एमएम थ्योरी विद टैक्स है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि यहाँ केडी और केई के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो जो ऊपर है, यहाँ केडी और केई के अंदर फर्क थोड़ा कम है, तो वहां पे कैंसिल आउट हो जाता है इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट की बजाय क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे आ जाओ, लिमिटेशंस। अच्छा ये देखो, जब भी सवाल आएगा आप लोगों ने लिमिटेशन लाजमी लिख के आनी है। क्या लिख के आनी है? विदाउट लिमिटेशन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सर खाली लिमिटेशन पूछेगा या फिर वो थेरी जब लिखनी है ना, तो लिमिटेशन लाजमी लिखनी है। सर वो इन तीनों में से कोई एक नहीं, वो कहेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर प्रूव करो व्हाई केडी इज चीपर देन केई एंड एट व्हिच एक्सटेंट, कहां तक। तो फिर आपने तीनों थ्योरी से एक्सप्लेन करना है, ट्रेडिशनल, एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स। क्या ये रोड लर्निंग? अच्छा रोड लर्निंग वैसे कोई भी चीज नहीं है, रोड लर्निंग का असल मतलब होता है वो रट्टा जो मैं बायो में लगाता था, ऐसे ऐसे। तो इसके ग्राफ वगैरह के साथ बायोलॉजी की तरह जो बायोलॉजी, एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी भी डॉक्टर्स हैं, तो मेरी सिस्टर्स वगैरह, तो वो जो हड्डियां है ना, मतलब बॉडी की हड्डियां, वो 207 हड्डियों के साइंटिफिक नेम है, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, तो रट्टे मार मार के मतलब नाम याद किए हुए हैं ना। तो बचपन में ना हमें ग्रामर, हाँ बचपन में ना जो हमें ग्रामर ना याद नहीं होती, मतलब ना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो मतलब मेरी मदर ने ना मतलब बड़ी कोशिश करनी कि मतलब हमें टेंस भूले ना, कि अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 12 के 12 टेंस और ईच एंड एवरीथिंग याद है। तो उन्होंने मतलब एक कहानी की तरह हमें ना इसको एक्सप्लेन करना कि एक आंटी थी ग्रामर, उसके दो जुड़वा बच्चे हुए, उनके नाम मिलते जुलते रखने थे। एक का नाम वर्ब रख दिया, दूसरे का एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। फिर तीन ट्रांसजेंडर्स हुए थे, उनके आगे शन शन शन, और जैसे घुंघरू की आवाज। तो फिर इंटरजेक्शन, कंजक्शन, तो मतलब बड़ा मतलब मजा आता था ना वो पढ़ने में। उसे बोलते हैं रोट लर्निंग, रट्टा मार लो या ये वो। इसको समझते हैं मैंने पढ़ाया,
रट्टा भी उसे कह सकता था, मैं बताता ना, मैं कहता कि ये तैयार कर लो, मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैं खुश होऊंगा ज्यादा। लेकिन जो बच्चा, क्योंकि बच्चों वहां पे ना बनाने का टाइम नहीं, 1.5 घंटे का पेपर है, पता लगे घंटा बनाने में लग गया, एग्जैक्ट चीज। और बच्चों ये एफएससी नहीं है, पेज मत पर क्या ना, एग्जामिनर कहता है मुझे नफरत है, मैं टू दी पॉइंट, आपको पता है इवन 6 नंबर के पॉइंट में इतनी सी लाइनें भी लिखी हो तो 6 के 6 नंबर दे दो, टू दी पॉइंट लिखना है। उसकी बात सबसे ज्यादा मसला क्या है, बच्चे लिख के सही आते हैं बट वो लिख के नहीं आते जो रिक्वायर्ड होता है। क्यों? उन्हें एक रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ना आती, और जब रिक्वायरमेंट पढ़ना नहीं आती तो फिर इवेंचुअली वो फेल हो जाते हैं। अल्लाह माफ करे बेटा, नहीं ग्राफ बनाना। हाँ, ये देखो बेटा, वो कुछ भी बना सकता है, तू बना सकता है लोग। ये देखो, पढ़ो लिमिटेशंस पहली, फिर लोग उसको बना जाते हैं खुद्दू। हाँ, पीछे देते हुए तो टीचर पे कभी इतना यकीन नहीं किया कि टीचर कहीं भाग ना जाए, लेकिन मोबाइल लेते हुए तो कैसे यकीन किया। हाँ, टीचर में तो कभी इतना यकीन नहीं किया। हाँ, टीचर में तो हमेशा शक रहता है। लानत थी बेटा। मार्केट मार्केट इम्परफेक्शन, बच्चों एमएम थेरीज बहुत अच्छी हैं, बट तब जब मार्केट्स क्या हो परफेक्ट, लेकिन कहाँ मार्केट मार्केट परफेक्ट होती है, कहीं पे भी नहीं, 100% मार्केट्स कहीं भी परफेक्ट नहीं होती। तो पहले यही लिमिटेशन कह रहे अली बासित पढ़ाओ। यूके यूएसए की मार्केट्स परफेक्ट है बट 100% परफेक्ट वो भी नहीं। हाँ लेकिन हाँ एफिशिएंट मार्केट्स है, एफिशिएंट में और परफेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हाँ अच्छा, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे देखो, डेट 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 डेट, जो डेट दे रहा है, डेट प्रोवाइडर है, उसको आपके बैंकरप्ट होने का भी तो खतरा है, और ज्यादा डेट आपको बैंकरप्सी की तरफ लेके जाता है। कोविड आ जाए और माशाल्लाह से आपने एमएम थ्योरी विद टैक्स के ऊपर बिलीव करके ढेरों डेट इकट्ठा किया हो, बिजनेस तो बंद है। एक महीना इंटरेस्ट दे लोगे, 2 दे लोगे, 3 दे लोगे, 4 दे लोगे, 15 दे लोगे, इवेंचुअली क्लोज करना पड़ता है ना। तो ये रिस्क भी है, जिसको माशाल्लाह से एमएम थ्योरी वालों ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप लोगों ने इसको बताना है, पढ़ लो। बैंकरप्ट हो जाए तो बाद में टैक्स होल्डर के पैसे जाते हैं। क्या? मैंने कहा बैंकरप्ट हो जाए अगर एक बिजनेस तो टैक्स होल्डर के भी पैसे जाते हैं, इसने टैक्स किया होता है। वहां तक पहुंचे तब ना, आप लोग F4 नहीं पढ़ी थी अभी, F4 के अंदर, हाँ F4 के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसका, बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं? अब देखो, पेपर में सवाल है 8 नंबर का, आप लोगों ने पहले 3 थियरीज लिखी, फिर आगे ये, तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने लिख देना है कि दीज थियरीज इग्नोर द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी, मार्केट इम्परफेक्शंस, और ये चारों पांचों के नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट, पढ़ो जरा बैंकरप्सी, स्पीड में पढ़, इतना स्लो। और इवेंचुअली उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस क्या होते हैं ज्यादा। आगे आ जाओ, एजेंसी कॉस्ट पढ़ो। अच्छा, एजेंसी कॉस्ट क्या है, इधर देखो, बंद कर दो मोबाइल। तो जो आप लोगों ने शायद एक नाम सुना होगा कोवनेंट का, सुना है? कोवनेंट, कॉन्वेंट का नाम तुमने कहाँ से सुना? मुझसे सुना होगा, यकीन है, आई लव कॉन्वेंट। क्या? क्यों पसंद है? क्यों?
मुझे नहीं पता बेटा, अंदर वाली बातें तुम्हें पता है। वैसे भी जो आपको यहाँ तक लेके आया, जिसने हमेशा मेरे ख्याल में कॉन्वेंट की वजह से मुझे किसी भी मुकाम पे छोटे शहर से आने की वजह से या कुछ ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। इवन कि मैंने पूरे स्कैम्स को चलाया भी है कि मतलब स्कैम में मुझे फॉलोअर नहीं बनना पड़ा, मतलब लोग मुझे फॉलो करते। तो मतलब टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो जैसे एक थोड़ा सा मतलब अंडरमाइन नहीं हो जाता कॉन्फिडेंस लेवल, या समझने में, चीजों को पिक करने में, इंग्लिश लेवल में, या कहीं पे भी मतलब कोई मसला नहीं हुआ। और बिकॉज हम ये सारी चीजें पहले, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर इतना था कि हम चीजों को इजीली ग्रैब करना जानते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, कोवेनेंट्स। कोवेनेंट होती है रिस्ट्रिक्शन, एक होती है पॉजिटिव कोवेनेंट, एक होती है नेगेटिव कोवेनेंट। पॉजिटिव कोवेनेंट क्या होते हैं? जब मैं आपको कहूं करो तो वो पॉजिटिव कोवेनेंट है। जब मैं आपको किसी चीज से रोक दूं तो वो नेगेटिव कोवेनेंट है। मैं कहूं कल हर बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, पॉजिटिव कोवेनेंट। बात समझ आई? क्लियर है बच्चों? आवाज ना करो, आवाज नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव कोवेनेंट। डेट लेने जब जाते हैं ना, फ्री में ऐसी डेट नहीं मिल जाता। आईएमएफ ने हमारे साथ कुछ मुआहदे किए हुए हैं। वो मुआहदे क्या है? कोवेनेंट। जैसा कि जब आईएमएफ कह देता है पेट्रोल की प्राइस को 10 से बढ़ा दो, पॉजिटिव कोवेनेंट। रिस्ट्रिक्शन है लेकिन पॉजिटिवली। जब 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 आईएमएफ कह देता है प्राइस को तुमने 20 से कम नहीं करना, नेगेटिव कोवेनेंट है। हम लेने गए डेट, उन्होंने कहा सर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवाओ फिर डेट मिलेगा, पॉजिटिव कोवेनेंट। नेगेटिव कोवेनेंट, जब तक मेरा डेट वापस नहीं कर देते तुम किसी और से डेट नहीं ले सकते। नंबर 2, जब तक मेरा डेट वापस नहीं कर सकते तुम्हें प्राइस इतनी रखनी पड़ेगी। तो ये कोवेनेंट्स है, इसको भी क्या करता है? इग्नोर करता है ये थिंग्स। पढ़ लो इसे ऊंची आवाज में। मंसूर, एजेंसी कॉस्ट। जैसे डेट होल्डर्स कहते हैं तुमने तब तक डिविडेंड नहीं देना जब तक हमारी अमाउंट वापस नहीं कर देते। नेक्स्ट, जी बेटा, यही मैं बता रहा था कि हमें कभी ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही माशाल्लाह से इसने प्रोनाउंसिएशन यूज की है, और जैसे इसने रीडिंग स्किल्स यहाँ पे, जैसे इसने रीडिंग स्किल्स यहाँ पे दिखाए हैं ना, बुक रीडिंग में बहुत। हाँ बेटा, कहीं किया करो क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तलहा है ना, तलहा यहाँ पर आ भी गया है, मतलब वो अटक अटक के पढ़ता है ना, तो मतलब उसकी मतलब फ्लुएंसी नहीं है मतलब पढ़ने की। और माशाल्लाह इसने तो मॉनिटरिंग था। क्या एफसी का? ये तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ा रहे थे एफसी का। हाँ, हाफिज की भी इंग्लिश काफी अच्छी है। एजेंसी कॉस्ट समझ लगी? कौन है? नहीं, अब मुझे तो पता। टैक्स एग्जॉशन रीडिंग कर। As company increase their gearing, they may बंद reach a कर, चुप करो point. जरा। क्या? मैं जो पीछे सलाम ले रहा था वो भी एफसी से पढ़ा है। कोई गया हो जीसी में तो फिर रहना बेटा, जीसी गए हो लेकिन पढ़े तो नहीं ना। मेरे डूब के मरने को दिल कर रहा है। As company increase their gearing, they may reach a point आवाज ना आए, एफसी के स्किल्स देख लेने दो। where there are enough profits from which to obtain all available tax benefits. They will still be subject to increased bankruptcy and agency costs, but will not be able to benefit from these tax.
अच्छा वैसे ये देखो टैक्स एग्जैम्पशन, वो कहते हैं कई दफा ना लोग ना फायदा उठाने के लिए कि टैक्स ना देना पड़े ज्यादा से ज्यादा डेट ले लेते हैं, प्रॉफिट बचता नहीं है तो टैक्स, है ना। फिर आप होते हैं वो टैक्स बेनिफिट जो है वो आप अगली दफा कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो डेफर्ड वो आगे चलता जाता है, टैक्स में आप लोगों को पता लगेगा। पर वो कहते हैं ये सर कब तक, जब तक आप टैक्सेबल प्रॉफिट दोगे ही नहीं तो एक दिन आएगा तो वो जो बेनिफिट है टैक्स सेविंग का वो खत्म हो जाएगा। डेट इसी वजह से सस्ता है ना, किस वजह से सस्ता है, उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिलती है। कहते हैं कि एक दिन टैक्स सेविंग क्या हो जाती है एग्जॉशन, क्यों, तो डेट इतना ज्यादा ले लिया होता है कि सेविंग पूरी इस साल नहीं मिल पाती तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, फिर कैरी फॉरवर्ड नीचे मासी कहती है कि उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, नाउ देयर इज नो टैक्स सेविंग अवेलेबल। तो फिर वहां ये जो माशाल्लाह से नोबेल प्राइज लिया दूसरी थ्योरी पे, उसकी तो ये क्या है लिमिटेशन है, ये भी एफसी से पढ़ा हुआ है, पीछे मुड़ के देखो कौन है। गवर्नमेंट कॉलेज माछी पूरा नहीं वो भी नहीं। जब ये अगर तीनों पॉइंट लिख दिया फिर उसके बाद ये इसको इनके नाम लिख देना बस, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि 10-12 नंबर का पेपर है फिर इन नामों को एक्सप्लेन कर। अगर 8 नंबर का आ गया तो बच्चों को बात समझ आई। ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है ना उसकी एक थ्योरी रह गई है, बाकी सब खत्म हो गया। वाई के इज एक्सपेंसिव देन केडी, और उसी को हमने तीन थ्योरी से एक्सप्लेन किया है, ट्रेडिशनल, एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स, एमएम थ्योरी विद टैक्स, और उसकी कुछ लिमिटेशन। आखिरी थ्योरी इस बार आई हुई थी 6 नंबर की लिखने के लिए, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। क्या ये देखो क्या 1 मिनट का काम है, ये देखो जरा। वो कहते हैं लेसन हमेशा ना पैसा अरेंज करते हुए एक ऑर्डर को फॉलो करो। किसको फॉलो करो, एक ऑर्डर को। सबसे पहले पैसा लेके आओ रिटेन अर्निंग से। किससे, क्यों सर, रिटेन अर्निंग के लिए ना किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपनी सेविंग है और रेडीली अवेलेबल है। मुझे एक बिजनेस करना है, मेरे घर में 10-12 लाख रुपया पड़ा हुआ है, पड़ा नहीं है वैसे इवेंचुअली, तो मैं वो 10-12 लाख उठाऊंगा और बिजनेस में लगा दूंगा। और दूसरी दफा, और इन अदर केसेस रिटेन अर्निंग तो है नहीं, फिर मुझे इधर जा उधर जा, फोन कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। और आजकल सारी दुनिया बड़ी रैशनल है, पैसे के नाम पे कोई भी नहीं अगला फोन करता, फोन काट देते हैं। हाँ तो बकवास मत करो तुम, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तुमसे तो बैंक वाले भी तोबा मांगते हैं। रिटेन अर्निंग सबसे पहले पैसा किससे लेके आओ, रिटेन अर्निंग। फायदे मैंने बता दिए कि इजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, कहीं जाना नहीं पड़ता और कोई अरेंज करने की कॉस्ट नहीं है, अपना पैसा है। बट एक नुकसान भी है, अपना पैसा कितना का होता है, कितनी ग्रो कर लोगे। एक बिजनेस है वो चाहता है मैं कहीं से पैसा ना पकड़ूं, बस जो आ रहा है। अब आप लोगों की फीसें आती हैं माशाल्लाह से, रेंट रेंट दे के जो बचते हैं वो मैं खा जाता हूँ। और फिर जब एसी वगैरह लेना हो या कुछ लेना हो फिर मामा को फोन करता हूँ, मामू की दुकान पे फोन करके कहें मुझे एक एसी भिजवा आते हैं, मैं पैसे दे दूंगा। अभी ईद पे उसके पैसे उतरे हैं, 1.5 महीने से एसी आगे लगा हुआ है, समझ लग गया आप लोगों को। फिर ऐसा होता है तो एक नुकसान है किसके, रिटेन अर्निंग के, कि रिटेन अर्निंग से इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि कमाया खाया, फिर जो बचा फिर उसको माशाल्लाह से वो किया, माशाल्लाह से ज़कात भी फिर देनी होती है। तो नेक्स्ट, ट्रेड डेट। ट्रेड डेट का मतलब क्या है, कि वो डेट है जिसके अंदर कोई कोवेनेंट नहीं है या कोई फीचर अटैच नहीं है। सबसे पहले वो डेट लो जिससे ट्रेड आपको मिल जाए, फिर उसके बाद किसकी तरफ आओ, कन्वर्टेबल। यहाँ ना कन्वर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि कन्वर्टेबल डेट, यहाँ मतलब है फीचर डेट। पहले आप स्ट्रेट डेट लो जिसके साथ कोई कोवेनेंट अटैच नहीं है, कोई फीचर अटैच नहीं है, बाद में अच्छा फर्क क्या है बच्चों, स्ट्रेट डेट ज्यादा सस्ता है, फीचर डेट क्या है, महंगा है। कन्वर्टेबल ज्यादा महंगा है या रिडीमेबल ज्यादा महंगा है, कन्वर्टेबल। क्यों, कन्वर्टेबल के साथ फीचर अटैच है तो फीचर का प्रीमियम होता है। तो पहले सबसे सस्ता रिटेन अर्निंग, फिर उससे थोड़ा महंगा स्ट्रेट डेट, फिर फीचर डेट। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स,
इक्विटी में सबसे एंड पे जाना है बच्चों, क्योंकि इक्विटी बहुत महंगी है, इक्विटी बहुत है महंगी। अभी पढ़ के आप आ गया के इज एक्सपेंसिव, बट इक्विटी कहाँ से आएगी? उसके लिए आईपीओ करवाना पड़ेगा, लिस्टेड करनी पड़ेगी कंपनी, अवाम को ट्रैक करना पड़ेगा, पैसा आएगा, फिर वगैरह वगैरह। फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आप लोग देते हो, शेयर भी होते हैं बट उनको प्रेफरेंस होती है ओवर द ऑर्डिनरी शेयर्स। इनका रिटर्न इक्विटी होल्डर से थोड़ा कम होता है। प्रेफरेंस शेयर्स मुझे तो नहीं पता, आपको वैसे ज्यादा पता होना चाहिए कि ये रिडीमेबल और एक ही रिडीमेबल है, एक डेट का पार्ट बनते हैं दोनों। हाँ, लेकिन ये इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। हाँ क्या, वो राइट इश्यू में तो थप्पड़ मारना है। प्रेफरेंस शेयर वो राइट इश्यू होता है कि पुराने शेयर होल्डर्स को थोड़े से ज्यादा शेयर कम कीमत पे दे दिए जाते हैं। वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे रीजन पढ़ना शुरू करो, यही रीजन है। आवाज ना है। तो एक मिनट जरा तुम पढ़ो, कौन सा कॉलेज है, स्कूल का नाम भी बताओ, कॉलेज का नाम। आवाज ना है। ऊंची आवाज ना, अब कोई किसी की आवाज ना है बेटा, या आर्मी वालों का भी जरा। हाँ। हम्म। हम्म। काट दो ये वाला पॉइंट, गलत लिखा हुआ है। इक्विटी का इफेक्ट जो है ना वो पॉजिटिव जाता है, डेट का नेगेटिव जाता है। काट दो ये आखिरी पॉइंट। लिमिटेशन पढ़ो। चलो जीसी, हेलो, एल नहीं। हम्म। एग्जैक्टली तो जो पहले भी तो business ऐसे ही करते हैं। आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप लोग घर से पैसा लाते हो, फिर उसके बाद सस्ता डेट लेते हो, फिर फीचर डेट लेते हो, फिर फाइनेंस। इक्विटी की तरफ तो कोई कोई जाता है, वो कहता है कि ये अवाम पहले ही कर रही है, उसको ये बताओ कि अवाम को क्या करना चाहिए। ये तो हम कर रही है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, तो तुमने बता के क्या हम पे एहसान किया। तो इसलिए इस राइटर को मैं इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, बट तो प्रायोरिटी भी कौन है? एमएम। हाँ बस। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।